तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स का जो लॉ है वो एक साइंटिस्ट थे, वो चार्ल्स कूलम, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये इस लॉ को बनाया था, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था टॉर्जन वैलेंस। तो चार्ल्स कूलम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट टॉर्जन वैलेंस की हेल्प से ये लॉ दिया था। लॉ उनका ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। क्या किया, दोनों सेम टाइप के चार्ज को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, तो उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो दोनों देखा उन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं दोनों चार्जेस के बीच में। तो उन्होंने देखा, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। जैसे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों जो चार्जेस हैं उसमें फोर्स जो है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का अगर दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जा रहा है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का वैल्यू, तो फोर्स और इंक्रीज हो जा रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है। तो Q1 Q2 का वैल्यू ये कम ले रहे थे तो कम फोर्स आ रहा था, दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा हो जा रहा तो ज़्यादा फोर्सेस आ रहे थे। उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। यानी अगर इन दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस पर रखा जाए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी जितना दूर हम ले जा रहे हैं उतना फोर्स कम हो जा रहे हैं, वो भी इन स्क्वायर के रेशियो में। मतलब 1/r² के रेशियो में कम हो जा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने एक फार्मूला दिया, F=K Q1 Q2/r²। सीधा इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया ये फोर्स के बीच में। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का मैंने निकाल दिया, K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू हम एक और लिख सकते हैं 1/4πε0, जिसमें से ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है। ठीक है, इसका जो नाम है ε0 का जो नाम उन्होंने दिया वो प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 का नाम है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आई इस एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो वैक्यूम में किया था, यानी एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया वो वैक्यूम में किया। तो जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं थी, यानी एक वैक्यूम एक मीडियम है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वापस से एक्सपेरिमेंट को और भी जगह परफॉर्म किया, जैसे एयर मीडियम में, कोई वाटर मीडियम में, फिर बहुत सारे मीडियम में। तो जब वो अलग अलग मीडियम में परफॉर्म किया तो उन्हें पता चला ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का एक पार्ट है। मतलब एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बनेगा अपना, उसका ये स्टैंडर्ड केस है। यानी K Q1 Q2/r² जो है, यहाँ पे K का वैल्यू 1/4πε0। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्पेशल केस है। ठीक है, तो कैसे, ये कौन से मीडियम में, तो वैक्यूम में। फिर उन्होंने जब अलग अलग मीडियम में इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने पाया कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आता है वो मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर मीडियम का अपना अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, सबसे कम वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उससे ज़्यादा बाकी हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम से ज़्यादा होता है। तो उन्होंने जब अलग अलग मीडियम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने ये देखा कि जो फोर्सेस उन्होंने ये इसमें निकाल रहे थे वैक्यूम में, उससे कम फोर्सेस आ रहे हैं। जैसे सेम डिस्टेंस और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को जब उन्होंने वैक्यूम से हटा के एयर मीडियम में डाला
तो देखा जो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू ये कम आ रहा था। तो ये कैसे आ रहा था कम? तो उन्होंने वापस से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके पता लगाया कि तो फोर्स का जो वैल्यू है वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा वो ये होगा। यहाँ पे के का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है E0 इंटू ER। E0 का वैल्यू तो हमें पता है। ER जो है ये रिलेटिव प्रिमिटिविटी है। रिलेटिव प्रिमिटिव भी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हो आप। हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका भी मल्टीपल होगा E0 के साथ। तो उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उन्होंने देखा वैक्यूम से सब में फोर्स का वैल्यू कम आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज और सेम आर का वैल्यू रखने पर भी। तो वो किसकी वजह से आ रहा था? तो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। तो जो सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो प्रिंसिपल इक्वेशन जिसे कह सकते हैं, वो फोर्स का ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन ये ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये जो है ये फोर्स निकालने का स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए है, ये स्पेशल केसेस है। पर ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें स्पेशल केसेस पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें एयर फ्रिक्शन वगैरह और कुछ लेना नहीं रहेगा। तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा इस पे भी सॉल्व होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे जो कोई चार्ज को मीडियम में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे भी आप लगाओ तो देखो क्या होता है। अगर इसे ये कहाँ से आया है, तो ये आया है F इक्वल टू 1/4 पाई, अगर एप्सिलॉन नॉट इंटू ER का वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, जो एयर का मतलब वैक्यूम में, यानी वैक्यूम का ER का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो अल्टीमेट हमारा फिर यही फार्मूला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ER का वैल्यू 1 रखा जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्पेशल केसेस है, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें ER जो है ये रिलेटिव प्रिमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, और E जो है मेन जो आता है E का वैल्यू वो होता है प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम का प्रिमिटिविटी निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी मीडियम का प्रिमिटिविटी निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक और सीखने वाली बात है, जैसे देखो अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस में, वैक्यूम में दिया हुआ है, कुछ वैल्यू है इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में, एक वैल्यू जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 न्यूटन 200 न्यूटन, कुछ भी एक्स वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी अनदर मीडियम में निकालो, किसी अनदर मीडियम में, तो सीधा क्या करो, ये जो फोर्स है इसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो सीधा, तो यही वैल्यू हमारा मीडियम। अगर हमें वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फोर्स पता है दो चार्जेस के बीच में, और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को सेम डिस्टेंस में किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए, तो सीधा आप फोर्स के वैल्यू, जो फोर्स का वैल्यू ये वैक्यूम में आ रहा था उसे आप डिवाइड कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें और हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ये
या रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस का जो 1 होता है। इसी कारण से ई का वैल्यू जो है परमिटिविटी इन मीडियम एप्सिलॉन हो जाता है। तो फ्री स्पेस का सिर्फ 1 होता है, बाकी जितने मीडियम हैं सबका इससे ज़्यादा होता है। एयर का जो होता है वो 1 से स्लाइटली ज़्यादा होता है, आप कह सकते हो स्लाइटली ज़्यादा, लेकिन 1 नहीं होता है। 1 2 के बीच में होता है, 1 से 1.5 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, पर जो भी होगा 1 से ज़्यादा होगा। तो जितना फोर्स का वैल्यू हमारा फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में आएगा, ये वैक्यूम है, उससे हमेशा कम वैल्यू सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखने पे एयर मीडियम में कम आएगा। और मेटल के केस में क्या होता है देखो, इसके बारे में हम बाद में भी अलग ही चर्चा करेंगे डिटेल में क्या क्या ऐसा क्यों होता है। कि देखो ई आर का वैल्यू यानी मेटल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब जानते हैं, ये इनफाइनाइट होता है, अप्रॉक्सीमेट इनफाइनाइट होता है। तो आप क्या करो, इस वैल्यू में आप इनफाइनाइट जब पुट करोगे तो ये फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पे सीखने की बात है कि किसी मेटल, जैसे कोई ये लोहा ले लिए हम लोग, आयरन का ले लिए ब्लॉक, सिल्वर का, गोल्ड का, तो इसमें दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो 0 होगा। यहाँ पे कोई Q1 चार्ज ले लिए, कोई Q2 चार्ज ले लिया हमने, इसे r डिस्टेंस पे रख दिया, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स वो 0 होगा, क्योंकि मेरे मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट जब यहाँ पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और है जो कूलम्स लॉ के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ के बेस पे, तो देखते हैं शुरू से। कूलम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जो कूलम्स लॉ का जो फोर्स है, कूलम्स ने जो फोर्स दे दिया है, वो जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब एक का अट्रैक्शन, एक का अगर उसके तरफ अट्रैक्शन है तो इसका भी दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है तो, लेकिन अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे तो एक का अगर इसके लिए इसका रिपल्सन है तो इसके लिए इसका रिपल्सन होगा, तो दोनों साथ में एक्शन कर रहा होगा। तो एक्शन के साथ रिएक्शन, यानी ये एक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन कर रहा होगा, ये एक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन कर रहा होगा। तो जो कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जो होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्स फोर्सेस को हम कंजर्व कर सकते हैं, इसका मेनली यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो कंजर्व मतलब हम इस पे मैकेनिकल वगैरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसे कंजर्व करके हम इस फोर्सेस को किसी और काम के यूज़ में ले सकते हैं, इसे कंजर्व करके कहीं और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हम आगे कैसे करना है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने हैं हमें। इट इज़ सेंट्रल फोर्स, इस पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है ना कि दो चार्जेस है, कूलम्स जो फोर्सेस दिए हैं इसमें तो दो चार्जेस है, उसके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स वो बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग होगा। मतलब दो चार्ज के सेंटर पे से जो लाइन पास कर रहा होगा ना, दोनों चार्जेस को जो लाइन मिला रहा होगा, ये जो फोर्स है बिल्कुल उसके अलॉन्ग ही लगेगा। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि ये चार्जेस यहाँ पे है दूसरा चार्ज यहाँ पे है तो ऐसे करके ऐसे फोर्स लग रहा हो, ऐसा नहीं। इसका फोर्स बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग होता है, तो इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो कूलम्स फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्सेस है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। हाँ, ये भी बात है कि कूलम्स का जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के वैल्यू है, यानी छोटे चार्जेस के लिए। बहुत चार्ज मतलब छोटी चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड के अनुसार से नहीं। इसमें दो बातें हैं, या तो छोटे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी है तो वो भी ठीक है, वैलिड है, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा भी है तो चार्ज पार्टिकल का जो साइज़ है वो डिस्टेंस के अनुसार से बहुत ही कम होने चाहिए, तब ये वैलिड है। अब ऐसा नहीं ले सकते कि ये बड़ा सा चार्ज ले लिया है, इसका रेडियस है 10 मीटर, और एक और बगल में ही चार्ज ले लिया है, इसका रेडियस है 5 मीटर। अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस हमने रखा है बहुत ही कम रखा है, एकदम छोटा सा माइनर 1-2 सेंटीमीटर रखा है। तो यहाँ पे इस केसेस में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखने के लिए कि कूलम्स लॉ जो है
वो पार्टिकल के साइज के रेशियो में, डिस्टेंस के रेशियो में बहुत ही कम होनी चाहिए। पार्टिकल का साइज डिस्टेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। तो कूलम्ब्स लॉ वहीं पे वैलिड है, ये जो पॉइंट है इसका वही मतलब है। तो यहाँ पे यही कहना है कि पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज जब ये खुद बहुत दूर हो जाएगा, चाहे ये कितना भी बड़ा हो, चाहे ये 5-10 kg का, 20 kg का हो, और 2-3 किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो हमारे लिए तो पॉइंट चार्जेस ही होगा ना। जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अपने से पॉइंट मान लेंगे, जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेंटर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट का ये कहना है। फिर एक और पॉइंट है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। ये भी बात बिल्कुल सही है। दो चार्जेस के बीच में लग रहा फोर्स जो है वो तीसरे चार्जेस के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई और चार्जेस है, थर्ड कोई चार्जेस है। तो अगर हमें निकालना है कि दो चार्जेस यहाँ पे, इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है, तो आसपास कोई पार्टिकल हो या नहीं हो, जैसे नहीं भी है तो अपन निकाल लें F=K(Q1Q2)/R²। अब एक और यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल डाल दिए, Q डैश एक और है इन दोनों के बगल में। फिर भी हमें अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तब भी हमारा K(Q1Q2)/R² ही होगा। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स कभी भी तीसरे या चौथे पार्टिकल के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब फिर अगला पॉइंट है, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ये भी इसका दूसरा वर्जन है, आप समझो। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, इसी का दूसरा मतलब आप देखो कैसे। इसका एक और मतलब है, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कम, यानी 1 मीटर का 10⁻15 टाइम्स कम डिवाइड कर देंगे तो 10⁻15 मीटर। अगर दो चार्जेस हैं, अगर इन दोनों के बीच ये 10⁻15 है तो वहाँ तक तो वैलिड होगा, लेकिन उससे कम पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। वैसे तो बुक में इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया रहता है, लेकिन जैसे आप सोच सकते हो, यहाँ पे दो रीज़न ऐसे हो सकता है कि या तो कुछ पोलराइजेशन का चक्कर हो सकता है कि दो चार्जेस जब काफ़ी नज़दीक रहेंगे, बिल्कुल आप समझो कि एकदम ऐसे सटे रहेंगे, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कुछ पोलराइजेशन का हो सकता है। ये नेगेटिव है मान लीजिए, तो यहाँ अगर नेगेटिव वाला पोर्शन है तो पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। कुछ पोलराइजेशन का चक्कर हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का चक्कर हो सकता है। क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल, कोई मास वाला पार्टिकल है, आपस में जब नज़दीक आते हैं तो दोनों के बीच में एक और फोर्स क्रिएट होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो मास की वजह से लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज की वजह से लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है। तो ऐसा भी कुछ चक्कर हो सकता है कि इतने डिस्टेंस के कम होने पर मेज़रमेंट में एक्यूरेसी नहीं रहती होगी, क्योंकि वहाँ पे दोनों के बीच में मास का भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन, मास के फोर्सेस का भी हो जाता होगा, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमें बस याद रखना है कि कूलम्स लॉ जो है वो 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से कम पे वैलिड नहीं होता है। अगला पॉइंट है, कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे आगे हम लोग ग्रेविटेशन में या फिर 11th में तो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है, सिंपल ग्रेविटेशन आप देखोगे Gm1m2/r²। ये सिमिलर होता है इसके लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, K(Q1Q2)/r²। यहाँ भी देखो K कांस्टेंट है, यहाँ G कांस्टेंट है, Q1 Q2 यहाँ M1 M2। ये चार्जेस का वैल्यू, ये मास का वैल्यू, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो लगभग सिमिलर होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के, ठीक है। आगे ये भी देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी आपको मिलेंगे जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूले याद हैं, तो ग्रेविटेशनल का फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो कुछ हद तक कुछ कन्वर्जन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूले को ग्रेविटेशन में लगा के आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कूलम्स लॉ कुछ हद तक सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल लॉ के। अब हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम ये कूलम्स लॉ के लिखें तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, 1/4 तो कांस्टेंट है Q1Q2/r²। यहाँ पे r कैप हो जाएगा, r कैप 1-2 लेना है। अगर फोर्स 1-2, देखो इसका मतलब अगर फोर्स 1-2 कहीं लिखा हुआ है
तो इसका मतलब ये समझना है कि फोर्स 1 2, जैसे 1 2 यहाँ पे कहने का मतलब है एक ये चार्जेस है, ये दूसरा चार्जेस है, तो इन दोनों के बीच जब फोर्स निकाल रहे हैं तो 1 2 कहने का मतलब है अपन इस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब फोर्स 1 के 1 पे लगा हुआ 2 के द्वारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2। जो पहले लिखा हुआ है तो आप समझो अपन उस पर काम कर रहे हैं, और बाद में जो लिखा हुआ है तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू फोर्स ऑन पार्टिकल 2, अगर ऐसा होता फोर्स F21 तो आप ये समझ लो अपन इस पे काम कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1। अब देखो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, आर कैप में भी 1 2 लेना है, तो यानी ये आर वेक्टर जो है तो R2 - R1 करके लेना है हमेशा, ठीक है। तो आर कैप का वैल्यू तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड इसका मैग्नीट्यूड, तो ये यहाँ पे पुट हो जाएगा, ये तो आप कर ही सकते हो। और हाँ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर में हमेशा मायने रखता है, तो F21, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर अच्छे समझ गए तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये निगेटिव होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इधर से देख रहे हैं अगर इस साइड फोर्स लग रहा है, जिसे हम देख रहे हैं इस साइड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आके देखो तो ये हमारे लिए, यहाँ से आप देखें तो ये जो हमारे लिए जा रहा है, और यहाँ से आप देखें तो ये हमारे लिए आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव सिंबल यहाँ पे माइनस। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का सारा कॉन्सेप्ट इतना है, कुछ और है वो हम लोग न्यूमेरिकल करते करते उसे भी देख लेंगे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं, ठीक है।